बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन। आप सुन रहे हैं वतन की मट्टी गवाह रहना, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की नवी किस्त की जानिब। अब इसके लिए रानी के की तरफ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रानी के वाकई इसी गांव का नाम था जो यहाँ से बमुश्किल 5 मील के फासले पर नज़र आ रहा था, और इसे वही रास्ता जाता था जिस तरफ से यह जीप निकल कर आई थी। अपना गाल सहलाते हुए खान ने इस रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाए। इसने अपने जहन में किसी भी मुमकिना इम्कान को रद्द नहीं किया था। कुछ भी मुमकिन था, अला ये भी कि जीप वाले कहीं छुपकर इसकी हरकत का जायज़ा ले रहे हों। अगर इसने गलत रास्ता अपनाया तो वो लोग इस पर कोई भी शक कर सकते थे, और एक मर्तबा शक होने की सूरत में इसके यहाँ से बचने के इम्कानात बिल्कुल मादूम थे। बमुश्किल 1 फरलांग चलने पर ही इसे कुछ ट्रक और जीपें एक झुरमट की शक्ल में खड़े नजर आए, जिन पर गहरे सब्ज रंग का जाल और घास फूस डालकर उन्हें भारतीय फौज ने अपनी दानिस्त में बड़े होशियारी से कैमोफ्लाज कर रखा था। खान की बेकरार नज़रें बड़ी बेचैनी से इस झुरमट का तवाफ कर रही थीं। बिल आखिर वो गोहरे मकसूद हासिल करने में कामयाब हो गया। इस तरह के निशानात जिसने पहली जीप पर बने देखे थे, इसे यहाँ भी नजर आ गए। एक बेजान सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर रेंग गई, लेकिन फौरन ही इसने होंठ भींच लिए, जैसे मुस्कुराहट पर गुस्सा आ गया हो। यह रास्ता खेतों के बीचों बीच इस गांव तक जाता था, जो बदकिस्मती या खुशकिस्मती से अब इसकी मंजिल थी। चंद कदम मजीद चलने पर इसे एक ट्यूबवेल दिखाई पड़ा, जिस पर सिख फौजी बड़े बड़े कचरे पहने गुस्ल में मसरूफ थे, और एक कोने में शायद इस ट्यूबवेल का मालिक खड़ा बड़ी हसरतनाक नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। ओए, किधर जा रहा है? एक सिख फौजी ने, जिसकी दाढ़ी और सर के बाल साबुन की झाग में इस बुरी तरह डूबे हुए थे कि इसकी आंखें बमुश्किल खुली दिखाई देती थीं, इसे टोका। सरदार जी, सामने वाले गांव जाना है, वो हस्बे साबिक हाथ बांधकर घिघियाया। ओए, ये कोई रास्ता है? जल्दी निकल जा, इसने खान को गाली देते हुए कहा। अगर किसी अफसर ने देख लिया तो तेरी सारी ब्राह्मणी निकाल देगा। फिर अचानक शायद इसकी आंखों में साबुन उतर आया था। इसने सब कुछ भूलकर जोर जोर से अपने दोनों हाथों से पानी आंखों की तरफ फेंकते हुए खान पर गालियों की बौछार कर दी। इसके दूसरे साथी इस सूरत हाल से खासे लुत्फानंदोज हो रहे थे और बहुत जोर जोर से कहे भी लगा रहे थे। लाख जब्त के बावजूद भी खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, लेकिन वो बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। अगर वो सिख इसकी होंठों पर मुस्कुराहट देख लेता तो शायद वो कभी अपनी टांगों पर चलकर यहाँ से आगे ना जा सकता। इसका रुख रानी के की तरफ था और जहन बरक रफ्तारी से एक कहानी तैयार कर रहा था। तैयार शुदा कहानी का इसने दिल ही दिल में 2-3 मरतबा तनकीदी जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। तैयार शुदा कहानी का इसने दिल ही दिल में 2-3 मरतबा तनकीदी जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। गांव के खेत अब शुरू हो गए थे और खेतों में कहीं कहीं बनी हवेलियां भी इसे दिखाई देने लगी थीं। एक ऐसी ही हवेली की तरफ अब इसके कदम उठने लगे थे। हवेली के बाहर ट्यूबवेल की तरफ पीठ किए एक देहाती किसान इसे दिखाई दे रहा था। इसने एक हाथ में ढीले ढाले अंदाज में कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। शायद सामने लगे दरख्तों की कतार में से किसी दरख्त की टहनी पर नकब लगाने के चक्कर में दिखाई पड़ता था। खान बड़े पूरे एतमाद अंदाज में कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। अब वो चेहरे मेरे से वाकई एक ब्राह्मण ज़्यादा नजर आता था। अपनी छठी हिस्स के जेर ताबे वो दरमियानी उम्र का शख्स इसकी तरफ अचानक ही घूमा। राम राम जी। शायद इसकी शख्सियत ने मुखातिब पर पहली ही नज़र में असर डाला था। रानी के इसी गांव का नाम है क्या? खान का लहजा बड़ा मुदब्बराना सा हो चला था। जी महाराज। मुखातिब अब मुकम्मल असीर था। मुझे सुखदेव जी के घर जाना था। इसने अपनी पहले से तैयार करदा कहानी के मुताबिक हवा में तीर चलाया। किस सुखदेव के? यहाँ 2 रहते हैं, एक मंगूराम का बेटा और दूसरा काशी मल का, अजनबी ने वजाहत की। जी, हमें इनके पिताजी के नाम का तो इल्म नहीं, बस वो दरमियानी से उम्र के हैं और लुधियाना में रिक्रूटिंग का काम करते थे। खान का लहजा बदस्तूर पुरसकून था। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी महाराज? शायद मुखातिब को समझ नहीं आई थी। श्रीमान जी, हम जिस सुखदेव जी का जिक्र कर रहे हैं वो पासपोर्टी वीज़ों का काम करते हैं। उन्होंने हमें यही पता बताया था अपना। श्रीमान जी किसी गहरी सोच में डूब गए।
शायद बेचारा अपने जहन पर जोर देकर इर्द गिर्द के देहातों में किसी ऐसे सुखदेव को खोज रहा था। करीबन 1 मिनट बाद उसने मराकबे से सर उठाया और इससे मुखातिब हुआ, पंडित जी, आप शायद गलत एड्रेस पर आ गए हैं। क्या बात करते हैं महाराज जी, ये कैसे मुमकिन है? हमें तो उसने सारा रास्ता हिफ्ज करवा रखा है। फिर इसने शहर की चूंगी से इस गांव तक के रास्ते में आने वाले 2-3 देहातों के नाम भी ले दिए। इसका मुखातिब दोबारा किसी सोच में पड़ गया। आदमी समझदार मालूम होता था, शायद मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। आइए आप बैठें, इत्मीनान से बात करते हैं। उसने खान को करीब बिछी चारपाई की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी उसी तरफ बढ़ने लगा। खान बज़ाहिर हवन्नकों की तरह मुंह उठाए उसके सामने चारपाई पर बैठ गया। उसके मुखातिब ने पंडित जी महाराज का ख़ास एहतराम किया था। उसे सरहाने की तरफ बिठाकर खुद पाइंती की तरफ आ बैठा। एक बात है पंडित जी महाराज, उसने किसी गहरी सोच में डूबते हुए खान को मुखातिब किया। क्या बात? खान ने अपनी तरफ से खासी हैरानी का इजहार किया था। हम हैं तो जाट लोग, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आपके साथ कोई धोखा कर गया है। क्या शुभ नाम है आपका? अमित शर्मा, खान ने कहा, लेकिन हम आपका मतलब नहीं समझे। इसने अनजान बनना चाहा। अभी समझ आ जाएगा महाराज, मुझे ज़रा बताइए किस्सा क्या है। फिर अमित शर्मा जी इसे किस्सा सुनाने लगे। इन्होंने बताया कि सुखदेव नामी इस शख्स ने इनसे 5,000 रुपया बाहर भिजवाने के लिए लिया था और 8 दिन का वादा किया था कि वीज़ा आ जाएगा। आज 8 हफ्ते होने को आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कहीं सुखदेव जी बीमार ना पड़ गए हों, इसलिए इसके गांव चले आए हैं। ओह, कितने भोले हैं आप महाराज पंडित जी, आदमी होकर समझ नहीं सके। वो कमबख्त जो कोई भी था आपके साथ धोखा कर गया और आपको परेशान करने के लिए यहाँ भेज दिया। गुलजग, घोर गुलजग है भगवान। खान ने ठंडी सांस ली। हमने तो रुपया भी कर्ज पकड़कर हासिल किया था। इसकी शक्ल खासी रूहान सी हो चली थी। हौसला कीजिए महाराज, मैं आपके लिए जल भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। इसके मुखातिब ने खान की पीठ पर थपकी देकर इसका हौसला बढ़ाया। क्या शुभ नाम है आपका? इस मर्तबा जब खान ने अपना चेहरा इसकी तरफ मोड़ा तो इसकी खूबसूरत आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं पंडितों का दास हूँ महाराज जी, कुमार नाम है मेरा। वो पंडित पर वाकई मर मिटा था। कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद, हमको जाने दीजिए। खान का लहजा खासा गंभीर था। नहीं महाराज जी, ये कभी नहीं होगा। कीड़ी के घर नारायण आएँ और चले जाएं। आप इतने सफ़र से पहले ही थके हुए हैं। आप मुझ गरीब की कुटिया पर रात बसर कीजिए, सुबह मैं खुद आपको लारी अड्डे पर शहर तक छोड़ आऊँगा। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? ये तो हमारा नसीब है। आप क्यों कष्ट उठाते हैं हमारे लिए? पंडित जी की आवाज़ अभी तक भराई हुई थी। ये मेरा कर्तव्य फ़र्ज़ है महाराज। कुमार ने हाथ बांधे। कुमार की जिद पर पंडित जी को हथियार डालने पड़े और वो उसी खाट पर पांव पसार कर बैठ गया। कुमार इसे थोड़ी देर इंतज़ार करने का कहकर चला गया और खान सोचने लगा कि कुदरत को वाकई इसकी हालत पर रहम आ गया है। ये शख्स बिल्कुल फरिश्ता बनकर इसकी मदद कर रहा है। अगर वो आज की रात भी इस इलाके में गुजार लेता तो कल तक खासा महफूज हो जाता। कुमार जैसे ब्राह्मणों के अकीदतमंद से ये तवक्को तो फजूल थी कि वो इसके मुताल्लिक कोई छानबीन करता रहेगा। अगर ऐसी बात होती भी तो खान इसके लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार था। कुमार इसे यहीं बिठाकर गांव की सिंध जाने वाले रास्ते पर चला गया था। शायद अपने घर से पंडित जी के लिए जल भोजन लेने गया था। इन फारिग लम्हात को गनीमत जानते हुए खान ने अपने कपड़े एक तरफ उतार कर रखे और ज़ेरे जामा के साथ ट्यूबवेल के सामने खड़ा हो गया। इसने पहले हिंदुओं के से मखसूस तरीका इबादत के अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मुंह से उल्टे सीधे अश्लोक निकाले। फिर बिल्कुल पंडितों के से अंदाज में झुकते हुए एक हाथ से नाक बंद करके अपना सर पानी की धार के नीचे रख दिया। 3-4 मिनट बाद जब वो नहाने से फरागत पाकर बाहर निकला तो इसे अपना वजूद पहले के मुकाबले में खासा हल्का महसूस होने लगा था। खाट पर बैठे हुए इसे पिछले तमाम वाक़यात एक एक कर याद आने लगे थे और इसका दिल एहसास तशक्कुर के जज्बात से भर भर आता था। वाकई इस पर अल्लाह की खसूसी करम फरमाई थी कि वो अभी तक इन मूजियों के शिकंजे से बचा हुआ था। कुमार की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई। इस मर्तबा उसके साथ उसकी घरवाली भी आई थी, जिसने अपने हाथों में थाली उठा रखी थी और उस पर कपड़ा डालकर उसे गर्दो गुबार से महफूज भी किया हुआ था।
कुमार की बीवी पर पहली नज़र पड़ते ही खान को एहसास हुआ कि इस औरत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बादियुन नज़र में उसकी उम्र बमुश्किल 20 साल दिखाई दे रही थी, जबकि इसका मोहसिन ढलती उम्र का आदमी था। शायद ये इसकी दूसरी शादी थी। कुछ भी हो, इसने सोचा, मुझे इससे क्या। कमला है महाराज मेरी धर्म पत्नी। उसने खान से अपनी बीवी का तारुफ करवाया। उसने थाली चारपाई पर रखकर पंडित जी के चरण छूकर अकीदत व एहतराम का इजहार किया था। खान ने भी खड़े होकर दोनों हाथ बांधते हुए इसे प्रणाम किया। इसे इस कमला की आंखों में हलकोरे मारती एक मखसूस प्यास का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। उसका लहजा चुगली खा रहा था कि उसका ताल्लुक इस इलाके से नहीं, शायद बेचारी वस्ती हिंद के किसी इलाके की रहने वाली थी और हाथों हाथ बिकती हुई कुमार तक पहुंची होगी। दोनों पांव चारपाई के ऊपर करके वो पंडितों के मखसूस अंदाज में आलती पालती मारकर बैठ गया। कुमार ने थाली और ताज़ा पानी से भरा पीतल का एक लोटा इसके सामने रख दिया। आप जल भोजन कीजिए महाराज, मैं ज़रा सामने से लकड़ी काट लाऊं। उसने कुल्हाड़ी हाथों में तोलते हुए कहा। अवश्य अवश्य, ज़रूर ज़रूर, खान ने कहा। महाराज का ख्याल कीजिए, उसने जाते जाते अपनी बीवी को तंबीह की, जिसने गर्दन झुकाकर उसके हुक्म पर साद कर दिया। सर झुकाए वो खाने में मसरूफ़ था। ताज़ा सब्जी और हिंदू घराने के बने हुए छोटे छोटे मखसूस किस्म के फुलके और उसके साथ मुख्तलिफ अक़साम की खट्टी मीठी चीज़ें देखकर इसकी भूख चमक उठी थी। लेकिन वो बड़े सुकून और पुरवकार अंदाज में लुकमा लुकमा बड़ी नज़ाकत से खा रहा था। इस दौरान इसने गो के बराह रास्त कमला की तरफ देखने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन कनखियों से इसने देख लिया था कि कमला की नज़रें मुसलसल इस पर गड़ी हैं। कुमार के वहाँ से रुखसत होते ही उसका चेहरा बदलने लगा था। अब वो एक सहमी हुई और हयादार औरत की बजाय नौजवान लड़की बनती चली जा रही थी। उसके सर पर दोहरी मोटे सूत की चादर खिसक कर उसके शानों पर आ रही थी और हवा ने उसके बालों से अटखेलियाँ करनी शुरू कर दी थीं। हालात ने कमला बेचारी को वाकई बहुत छोटी सी उम्र ही में मुकम्मल औरत बना दिया था और खान नहीं चाहता था कि ये मासूम लड़की, जिसे भारतीय समाज ने फाहशा बना रखा था, इसके आसाब पर गालिब आए। इसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। कहाँ की हैं आप? खाना खाते हुए अचानक ही इसने कमला पर सवाल दाग दिया। अब मैं कहाँ की रही हूँ महाराज? कहीं की भी तो नहीं रही, ना घर की ना घाट की। उसने बड़ी लंबी आह भरकर खासे दुखिया लहजे में कहा। कोई तो देश होगा आपका? हाँ महाराज, हमारा देश था, घर था, माता पिता थे, बहन भाई थे। अब तो कुछ भी नहीं रहा। उसका लहजा कदरे गंभीर हो चला था। ये सारा संसार है ही दुख की नगरी, यहाँ सब रोग ही रोग हैं। है भगवान। खान ने इसकी हालत पर कफ़े अफसोस मला। आपने ठीक ही कहा महाराज, हम तो जन्म जन्म के दुखिया हैं। इसकी पहले से तयशुदा मंसूबाबंदी में कहीं भी रानी के का जिक्र तक न था। अब तक वो हालात के धारे ही पर बहता हुआ यहाँ आया था। इसने कदम कदम पर नई मंसूबाबंदियाँ की थीं और वाकई एक थका देने वाली असाबी जंग खुद से लड़ी थी। और अब हालात ने इस मोड़ पर कमला को इसके सामने ला खड़ा कर दिया था। भारत में इन हालात में किसी भी औरत का सहारा इसके लिए बाइसे इत्मीनान हो सकता था। इसने कुमार से मुलाकात के बाद जो नई मंसूबाबंदी की थी, वो सोचने लगा था कि इसमें कहीं ये धान पान सी लड़की फिट भी बैठती है कि नहीं। फिल वक्त इसे अपने सवाल का कोई मुनासिब जवाब ना मिला और इसने देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी को मुफीद जाना। इसके बावजूद वो कमला को खोना नहीं चाहता था। आप शायद बंगाल की हैं, इसने पेशरफ्त की। महाराष्ट्र की। मेरा जन्म शायद बम्बई में हुआ था। मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ 200 रुपये के इवज़ इसके हाथ बेच डाला। तुम उसकी पहली बीवी हो क्या? नहीं, उसने कहा। पहली बीवी तो 2 बच्चों को जन्म देकर मर गई थी। मैं तो दूसरी हूँ। लेकिन ये भी क्या मालूम सच है या झूठ। गांव वाले तो यही कहते हैं। इस गांव में मुझ जैसी 3 और लड़कियां भी हैं, वो भी खरीद कर लाई गई हैं। ओह, खान ने हमदर्दी जाहिर की। आप इसके वाकिफ़ हैं क्या? शहर जाता रहता है ना? नहीं, बस हालात ने अचानक ही तुम्हारे पति से टकरा दिया। अच्छा हुआ, इस तरह मैं भी तो आपसे टकरा गई हूँ। वो खासी बेबाक हो रही थी। मैं तो एक आध रोज़ का मेहमान हूँ। खान इस कार्ड को हर सूरत हाथ में रखना चाहता था।
कुमार अब एक लकड़ी घसीटता हुआ इसकी तरफ आता दिखाई दे रहा था। दोनों ने सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास भी कर लिया था। कमला ने बड़े सलीके से दोबारा मोटे सूत से बनी हुई चादर अपने सर पर डालकर मकामी औरत की तरह लंबा घूंघट निकाल लिया था। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।